हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग एडिटोरिया के सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी इन सेट्स को नहीं लगाया है ज़रूर लगा लीजिएगा। लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सेट्स का आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और 1275 पोस्ट पर जो दरोगा की वैकेंसी आई हुई है उसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी साथ साथ दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा इस सेट को पूरा लगा लीजिएगा, तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में आप ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है उसके लिए हम लोग एडिटोरिया के सेट नंबर 4 को हम कवर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स एडिटोरिया सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, यानी कि यह सेट नंबर 4 है। एक बार सभी लोग जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना उसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल, यह मिसाइल जो है हेलिना, यह 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट क्लास की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। राजस्थान के पोखरण में इसका सफल परीक्षण DRDO, भारतीय थल सेना और वायुसेना के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना पूछा जाता है। सबसे पहले तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में इसके जो CEO हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये BVR सुब्रमण्यम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हैं ये सुमन बेरी हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। देखिए, तर्कस 6 ये 6ठा संस्करण था, तो इस तरह से आप 6 यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तर्कस 6 युद्धाभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो युद्धाभ्यास है यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के द्वारा एक संयुक्त अभ्यास है। तो राइट आंसर इसका भारत और अमेरिका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया, साथ साथ यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार की यह एक योजना है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर S बना लीजिएगा, ठीक है ना, S इस तरह से S। तो फ्रेंड्स यह विक्रम S है। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस रॉकेट को स्काई रूट नामक एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए, अब भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर भी हो गए हैं। 84वें जो ग्रैंड मास्टर हैं इनका नाम है आदित्य सामंत। आदित्य सामंत, ठीक है ना। और 80वें ग्रैंड मास्टर पूछा गया है प्रश्न में, तो विघ्नेश NR राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, बताइएगा। देखिए, सर्वोच्च जो खेल सम्मान होता है हमारे देश में वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। अभी खेल अवार्ड नहीं दिया गया, 29 अगस्त के दिन इसका अनाउंसमेंट किया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, लेकिन अभी नहीं किया गया। जैसे ही किया जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। 2022 वाला आपको ध्यान रखना है। 2022 में जो है टोटल 25 खिलाड़ी को जो है अर्जुन पुरस्कार 2022 जो है
प्रदान किया गया है। और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है यह शरत कमल अचंता को, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी.आर. पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। अच्छा, पद्म अवार्ड की बात करते हैं अगर हम, तो टोटल 106 लोगों को पद्म अवार्ड यानी कि पद्म पुरस्कार दिया गया था इस वर्ष में। इसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया था, और पद्मश्री जो है यह कितने लोगों को, तो 91 लोगों को दिया गया था। तो इनको टोटल ऐड कर दीजिए तो देखिए 106 टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर श्री कमलेश डी पटेल का संबंध पूछा गया है और इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो इनका संबंध अध्यात्म से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी अध्यात्मवाद हो जाएगा। अच्छा, 2023 में जो है बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी बिहार पुलिस में पूछा गया था, सुभद्रा देवी को किया गया था, ठीक है ना, आनंद कुमार को भी दिया गया था। चलिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर पूछा गया है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है ना, और इसका शुभंकर आशा है, आशा चीता इसका शुभंकर है। और इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा वो महाराष्ट्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने अलग एक वीडियो में कवर कराया हुआ है। जल्द ही सभी सब्जेक्ट में आपको कवर करवा दूंगा। पहले ज्योग्राफी वाला देख लीजिएगा, नेक्स्ट मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस भी कवर करवा दूंगा। ये पुस्तक जो है ये कैलाश सत्यार्थी का है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस वर्ष में दिया गया था, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को एक ही साथ दिया गया था, वर्ष आप ज़रा लिख करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया। ध्यान से पढ़ेंगे, डिजाइन पूछा गया है। हालांकि इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है, लेकिन इसका डिजाइन जो है ये किया है किसने, एचसीपी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखिए एचसीपी प्रोजेक्ट लिखा गया है और इसके जो प्रमुख वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, ये बिमल पटेल हैं, ठीक है ना। बिमल पटेल का भी नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 12 है कि सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया है, 2025 तक। भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 2025 तक जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए, 2025 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। 2 वर्ष पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। 2022 में यह किसको दिया गया है, तो फ्रेंड्स देखिए ये दिया गया है, ध्यान रखेंगे, टिम बर्नर्स ली को। टिम बर्नर्स ली जो हैं इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि हम लोग WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी जी को 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था, सियोल शांति पुरस्कार। अच्छा, शांति पुरस्कार की बात चल रही है तो ज़रा आप ध्यान रखेंगे, इस बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये प्रश्न बन सकता है, इम्पॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, बताइएगा। चूँकि एशिया का सबसे बड़ा है इसलिए ध्यान रखना आपको, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो यहाँ पर देखिए श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, उसका संबंध किस राज्य से है, जुआरी ब्रिज, चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स इसका संबंध गोवा से है, ठीक है ना, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा से है। चलिए, उसके बाद देखिए किस आईआईटी ने वार्टनर Q5 री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है। डोर्नियर विमान खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो HAL हो जाएगा, फुल फॉर्म मैंने बता दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है। अच्छा, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे नागालैंड में, डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। संगई महोत्सव एक है,
संगई महोत्सव, ये मणिपुर में मनाया जाता है संगई महोत्सव, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी, भारत की उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए जनवरी 2023 की घटना है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये दो लड़ाकू विमान हैं, एक तो सुखोई 30 है और एक मिराज, यहाँ पर देखिए मिराज और सुखोई, तो ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है। पुरुष एकल में पूछा गया है, तो पुरुष एकल में जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें महिला एकल का, तो ये अकाने यामागुची ने जीता है, जापान की हैं याकामे, यहाँ पर देखिए अकाने यामागुची लिखा भी गया है, तो ये महिला एकल में जीती हैं। पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। चलिए डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किससे हरा करके जीता। चलिए बताइएगा, आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और इसमें विजेता जो टीम रही है ऑस्ट्रेलिया रही है, और इसमें उप विजेता यानी कि किसको हरा करके जीता, तो ये दक्षिण अफ्रीका को। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है। एक साल पर होता है इसका आयोजन, अब 2023 में दिसंबर में होगा, ठीक है ना। मिस अर्थ 2022 जो है ये जीता है मिन सू चोई ने, तो यहाँ पर देखिए मिन सू चोई दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और ये दक्षिण कोरिया की हैं। अच्छा अभी आपने एक न्यूज़ में एक खबर सुना होगा मिस अर्थ इंडिया, ये तो मिस अर्थ 2022 है, ये मिस अर्थ है, और आपने अभी पढ़ा भी होगा मिस अर्थ इंडिया। मिस अर्थ इंडिया अभी हाल ही में प्रियन सेन ने जीता है, प्रियन सेन ने जीता है, प्रियन सेन, या कहीं कहीं आपको सैन भी इस तरह से मिलेगा, प्रियन सेन आप याद रखेंगे, ये राजस्थान की हैं। मिस अर्थ इंडिया इन्होंने 2023 जीता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है। H3N2 वायरस का संबंध जो है किससे है, तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा वायरस से है, ठीक है, और इसे आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, हांगकांग फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया, तो देखिए ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ओर से 3 फिल्म को शामिल किया गया था, जिसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है, द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए बाकी हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताया है। सर्वश्रेष्ठ जो सॉन्ग था नाटू नाटू RRR को दिया गया, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको आपको डिटेल में बताया था। हाल के दिनों में माउंट मेरापी, ये ध्यान रखना है भाई, माउंट मेरापी कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है। माउंट मेरापी कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह इंडोनेशिया में है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाब अल मंडेव जल संधि किसे जोड़ती है। बाब अल मंडेव जल संधि किसको जोड़ती है, तो यह जोड़ती है आपको हिंद महासागर और लाल सागर को, ठीक है ना। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ती है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और बाब अल मंडेव जो है यह हिंद महासागर और लाल सागर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है यह आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी या फिर कहिए महान हिमालय है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यह एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए हिमाद्री हो जाएगा। मोर और पूर्णा किसकी सहायक नदी है, मोर और पूर्णा जो है यह किस नदी की सहायक नदी है, तो फ्रेंड्स यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ताप्ती हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा इसमें से कोर इंडस्ट्रीज़ का उदाहरण है। कोर इंडस्ट्रीज़ का तात्पर्य क्या है, तो जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। कोर क्षेत्र में कोयला, विद्युत, कच्चा तेल, इस्पात, सीमेंट ये सब आते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बोडो जनजाति निवास करती है, बोडो जनजाति, बोडो जो है यह निवास करती है कहाँ पर, तो बोडो जनजाति भारत के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, और मुख्य रूप से ये असम, मेघालय, मिजोरम में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गारो पहाड़ी। अच्छा एक इस तरह से है, एक
बोरो जनजाति, एक बोरो जनजाति है, एक इस तरह से आपको मिलेगा बोरो जनजाति। तो ये बोरो जनजाति जो है ये अमेजन बेसिन में पाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुंचिकल जलप्रपात है और यह वराही नदी पर है, ठीक है ना, वराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है ना। चलिए, कर्नाटक में है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? बताइए। तो बैरन द्वीप जो है, आपको याद भी होगा, भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक है ना। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, तो बैरन द्वीप हो जाएगा इसका। देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल से लगती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर का नहीं लगता है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1993 के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1993 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? वित्त आयोग के बारे में तो आपको पता है, आर्टिकल 280 में है, ठीक है ना। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन राष्ट्रपति करता है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भारत के राष्ट्रपति जो हैं सदन के, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो ये 1 माह के अंदर है, ठीक है ना, 1 माह के अंदर। और अनुच्छेद 352 आपको याद होगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर सदन की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, 1 माह के अंदर हो जाएगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर जो है ये कौन नियत करता है? कृषि आय कर जो है यह कौन नियत करता है? तो फ्रेंड्स, यह नियत करता है भारत का, बताइए, संविधान। भारत की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में जो प्रविष्टित 46 के तहत कृषि आय कर पर उल्लेख किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर भारत का संविधान हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य उसको वितरित किया जाता है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये 270 अनुच्छेद है, ठीक है ना, अनुच्छेद 270, ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से, ठीक है ना, 1988 में, ध्यान रखेंगे। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1988 में और सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1988 में इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? बताइए, ये कौन सी रीट है? तो यह रीट जो है यह उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह की जाती है, बताइए राइट आंसर। तो ये उच्च न्यायालय में किया जाता है, उच्च न्यायालय में किया जाता है। एडिशनल और एक्टिंग जो जस्टिस होते हैं ये उच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 224 के तहत, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? नवीकरणीय पूछा गया है, तो इसमें से नवीकरणीय जो होगा ये कोयला नहीं है, कोयला अनवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय है, ठीक है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब? तो 21 जून के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, 21 जून के दिन। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी?
प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है ये हुआ था 2014 में। 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम खेल जो हुआ था इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? निम्नलिखित में से वायुमंडल में किसकी सघनता से, ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। देखिए क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द ये किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट ये लॉन टेनिस से हैं। देखिए क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका लॉन टेनिस हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स यह करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है ना। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि CBFC यहाँ अंग्रेजी में भी है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए CBFC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो प्रसून जोशी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा, अंग्रेजी में लिखा गया है, यह मॉडल अपनाने की वकालत किया था? पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरिया। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरियाज, ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम ने किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प जो है गलत है? एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। वेनेजुएला की राजधानी जो है कहाँ पर है बताइए? तो ये कराकस सही है। रोमानिया की बुखारेस्ट सही है। हंगरी की बुडापेस्ट है और रोमानिया की बुखारेस्ट है। बारबाडोसा ब्रिजटाउन। गैबोन का बांजुल नहीं होगा, ठीक है ना, गैबोन का बांजुल नहीं होगा, गैबोन का लिब्रेविले होगा, लिब्रेविले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये बांजुल जो राजधानी है ये गाम्बिया की राजधानी बांजुल है, गाम्बिया की राजधानी है, तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मोत्सु महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है और हॉर्नबिल भी मैंने आपको बताया था कि नागालैंड में मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? चोल साम्राज्य का बताइए। अच्छा, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। चोल वंश की राजधानी तंजौर हुआ करती थी, ठीक है ना। राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम के समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ठीक है ना। और राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोड चोल की उपाधि जो है धारण किया था, यह आपको भी पता होगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये प्रश्न अच्छा है। तो ये करवाया था किसने? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? सभी लोग अपना अपना स्कोर फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और देखिए PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर नहीं, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप चैनल पर मेरे जाइए, उसको फॉलो करिएगा। PDF वहाँ पर सभी लोग जैसे ही जुड़ेंगे वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है इसमें से? तो पुराण नहीं है, ठीक है ना। पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराण इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाविशाप सूत्र की रचना किसने किया था? महाविशाप सूत्र की रचना जो है ये किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र ने। अच्छा, एक बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है और इसकी रचना जो है अश्वघोष ने किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो फ्रेंड्स ये बघेल वंश का कर्ण द्वितीय था, ठीक है ना। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का डट करके मुकाबला किया था। तो राइट आंसर कर्ण द्वितीय हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था, पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, ठीक है ना। दीवाने मुस्तखरात जो था यह एक वित्त विभाग था। दीवाने बंदगान जो था यह एक दास विभाग था।
दीवाने अर्ज जो था यह एक सैन्य विभाग था। बलवन ने दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये हसन गंगू था और ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन हसन शाह। राजधानी इसकी गुलबर्गा हुआ करती थी, गुलबर्गा, ठीक है ना, राजधानी इसने गुलबर्गा को बनाया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 58 के बाद 59। प्रश्न यहाँ से कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। कालक्रम के अनुसार सही इसमें से बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ, रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, ठीक है ना, ये क्रम सही दिया गया है। उसके बाद चलिए जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे, सही है। याद रखेंगे मंसूर जहांगीर के समय के थे। अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे। तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। तो राइट आंसर इसका लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो है यह मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था और 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, ठीक है ना, तो 1907 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था और भगत सिंह और उनके जो साथी क्रांतिकारी थे उन्होंने इसे पॉपुलर बनाया था। हजरत मोहानी होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो आपको भलीभांति याद होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और भी इसके पहले अध्यक्ष थे और इसके महासचिव NG रंगा थे, ठीक है ना। 1936 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, चित्तरंजन दास ने, बिपिन चंद्र पाल ने, शंकरन नायर ने, इन लोगों ने नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया था। तो यहाँ पर मोहम्मद अली दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं दिया गया, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। मदन मोहन मालवीय ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर होगा। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर इस तरह से इसको लिखा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसकी एसआई इकाई है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण का है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है, ठीक है ना। तो बल और त्वरण राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बल और त्वरण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है, बताइए। तो राइट आंसर इसका इसमें से द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, नकारात्मक बल द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये नकारात्मक बल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न है कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का जो पहला समीकरण है यह दर्शाता है, बताइए, तो वेग और समय के मध्य, ठीक है ना, वेग और समय के मध्य, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला समीकरण v = u + at, v स्क्वायर इक्वल टू आपका दूसरा हो जाएगा u स्क्वायर + 2as, तीसरा हो जाएगा आपका s = ut + हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। तो गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से ये प्रदर्शित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आपका राइट आंसर इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, वेग और समय। कौन सा इसमें से जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है, कुचालक बताना है आपको, बताइए। तो देखिए इसमें से Pb और Hg जो है यह कुचालक है, Pb लेड है और Hg क्या है, पारा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है।
तो इसमें से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1531 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल समुद्री जल में। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। देखिए रेत और चीनी के मिश्रण जो है एक उदाहरण है, रेत और चीनी का एक विजातीय मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है ना। विजातीय मिश्रण हो जाएगा राइट आंसर इसका। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कितने अणु, तो फ्रेंड्स ये आपका होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23, ठीक है ना। 23 अणु, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलिए अवगाद्रो संख्या के बराबर, देखिए विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये बिलियन कहलाता है, ठीक है ना। बिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये फार्मूला आपको पता होगा, 2n² होता है, ठीक है ना। 2n² होता है, जहाँ n जो है ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, यानी कि कक्षा की संख्या है, 2n²। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक माना जाता है, ठीक है ना। 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, ध्यान से पढ़िएगा, स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर तापमान पर गैस का आयतन, ठीक है ना, किसके, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल्स का लॉ है, ठीक है ना, बॉयल्स के नियम है। देखिए कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरनियर ने उत्प्रेरक रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था, तो फ्रेंड्स इन्होंने प्लैटिनम का, ठीक है ना, प्लैटिनम राइट आंसर हो जाएगा। और जो ट्रायड्स था इन्होंने इसी की खोज किया था, आवर्त सारणी में ट्रायड्स का। चलिए प्लैटिनम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो इस कवक का नाम जो है यह आपका सैक्रोमाइसेस है, ठीक है। चलिए प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन जो है ये कौन सा, रोसेला लाइकेन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, अंतरकोशीय यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस अंग्रेजी में इसको कहेंगे, तो ये पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव यहाँ पर देखिए अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, अत्यल्प यानी कि बहुत कम, ठीक है ना, तो ये आपका कंगारू हो जाएगा, कंगारू इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता भी है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतु की आंत छोटी होती है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर का। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, तो सैनिकों से की जा सकती है WBC की, ठीक है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए WBC श्वेत रक्त कणिका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है शरीर के जो संक्रामक रोग और बाह्य पदार्थों से ये रक्षा करते हैं। उसके बाद देखिए मिलान करना है, यहाँ पर देखिएगा यूकेलिप्टस दिया गया है, तो ये यूकेलिप्टस आपका आवृत्त बीजी, साइकस अनावृत्त बीजी, फर्न जो है यह टेरिडोफाइटा, और यहाँ पर देखिए क्लेमिडोमोनस का हो जाएगा आपका शैवाल, ठीक है ना। तो ये मिला लीजिएगा, एक एक फिर 4, 1 4, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 और यहाँ पर 3, 2 और 3, तो 1 4 2 3 ऑप्शन बी में ही दिख रहा है आपको। चलो उसके बाद देखिएगा कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये वृषण में होता है, वृषण में होता है, ठीक है ना। तो वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है, तो इसमें से देखेंगे तो कवक के द्वारा इसमें से पेचिस नहीं होगा, दम्मा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, ये सब कवक के द्वारा होता है, पेचिस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पेचिस जो होता है, पेचिस, मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ के कारण, परजीवी के कारण होता है। आवृत्त बीजियों में प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में होते हैं,
आवृत्त बीजी में प्रजनन अंग जो होते हैं ये फूलों में स्थित होते हैं, फूलों में स्थित होते हैं, ठीक है ना। फूल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद 91 नंबर देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है। तो ये जो है आपका 6 आधार पर की जाती है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। तो 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खुशहाली रिपोर्ट, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। भारत का स्थान शायद इसमें 126वां है, ठीक है ना। पहले स्थान पर शायद फिनलैंड है, फिनलैंड पहले स्थान पर है। 126 भारत की रैंकिंग है, इसको एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो फ्रेंड्स यह 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था और इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये 5वीं हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है लॉरेंज वक्र, ठीक है ना। इसको लॉरेंज वक्र कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। तो ये संबंध जो है मीरा सेठ समिति का है, ठीक है ना। मीरा सेठ समिति का संबंध है। यहाँ पर देखिए भंडारी समिति का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध मैंने आपको बताया था। महाजन समिति भी जान लीजिए चीनी उद्योग से है। उसके बाद देखिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, 1985 में। चलिए इन 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक मैं 96 से लेकर के 100 तक में जो मैथ वगैरह रीजनिंग के 1-2 प्रश्न हैं उनको मैं कवर करवा देता हूँ। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 97 का जो करेक्ट आंसर होगा, 97 का आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 मिनट प्रति घंटा। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 50%, 50% हो जाएगा। 99 का 20% राइट आंसर हो जाएगा और 100 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 30 दिन हो जाएगा,